Good morning friends, welcome to our YouTube channel BDN English School. Today we are going to start our next portion of chapter यूरोप में राष्ट्रवाद of class 10 history. चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पिछली जो वीडियो क्लासेस हैं उसमें हमने देखा कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1889 में, उसके बाद वहां पर क्या क्या पनपा। ठीक है, जो लुई सोलह को हरा दिया गया था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में उसके बाद आपका जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया था। ठीक है, जनता तंत्र आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर से जब नेपोलियन फ्रांस का जनरल बना, वहां पर फिर से मोनार्की आ गई, यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी सत्ता, सारी की सारी शक्ति आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद नेपोलियन ने यूरोप के जो अलग अलग हिस्से थे उनको जीतना शुरू कर दिया, अलग अलग क्षेत्रों पर राज कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। उसके बाद जब 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जब नेपोलियन हार गया था, ठीक है, तो उसके द्वारा जीते गए जितने भी क्षेत्र थे, ठीक है, उसको उनको फिर से वापस कर दिया गया था। और उन क्षेत्रों पर जो राज्य या फिर साम्राज्य चलते थे, साम्राज्य वंश चलते थे, उनको फिर से बहाल कर दिया गया था, फिर से एक बार सत्ता में ला दिया गया था। ठीक है, अब 1815 के बाद क्या हो गया कि जो सत्ता थी वो रूढ़िवादी हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि पुराने विचारों को मानने वाली। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। क्योंकि जो 1815 के बाद जो उदारवादी थे, जो चाहते थे कि हमें साम्राज्यवाद से, ठीक है, मुक्ति मिले, ठीक है, जो राष्ट्रवादी थे वो भूमिगत हो गए। क्यों हो गई? अब उनका दमन किया जा रहा था। ठीक है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। और कौन कर रहे थे? जो रूढ़िवादी सत्ताधारक थे। ठीक है, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो समझते थे, यानी कि रूढ़िवादी समझते थे कि जो एक क्रांतिकारी गतिविधियों वाले जो राष्ट्रवादी और जो उदारवादी लोग हैं, ये उनके लिए भविष्य में खतरा हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर सामने आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। ठीक है, ये वियना कांग्रेस मैंने बताया था आपको। ऑस्ट्रिया एक राज्य है, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक राज्य था। ठीक है, यूरोप का हिस्सा था। और उसकी जो राजधानी है आज के दिन जो वियना है, ठीक है, वियना शहर का नाम है। तो वियना में एक कांग्रेस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, और उस मीटिंग के जो दो मेन हिस्सेदार थे वो कौन से देश थे? जैसे कि ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, जिन्होंने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया था, फैसला किया था कि दोबारा से जो पुराने जो राजशाही तंत्र है उसको बहाल कर दिया जाए, जिनको नेपोलियन ने जीत लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो वियना कांग्रेस के बाद, यानी कि उस वियना मीटिंग के बाद जो राजतंत्रीय व्यवस्था दोबारा से लागू की गई थी या फिर दोबारा से उनको बहाल कर दिया गया था, उनका विरोध करना था। ठीक है, उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करना था। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ठीक है, ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। यानी कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से अधिकांश ये मानते थे कि आजादी का जो मेन जो लक्ष्य है, मुख्य जो लक्ष्य है, वो है राष्ट्र राज्यों की स्थापना। ठीक है, ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सिनी। ठीक है, वो भी क्या था? एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। ठीक है, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड कहाँ है? और यूरोप में। ठीक है, तो उसका जन्म जूसेपे मैत्सिनी का 1807 जिनेवा में हुआ था। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है, एक जगह है, ठीक है, उस जगह का जो गुप्त संगठन था, ठीक है, उसका सदस्य ये बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। लिगुरिया एक जगह का नाम है। ठीक है, जब ये 24 साल का था, अपनी युवावस्था में था, कौन? जिउसेपे मैसिनी,
तब इसने लिगुरिया में क्या कर दी, क्रांति कर दी थी और इसको पकड़कर इसका बहिष्कार कर दिया गया, इसको वहां से निकाल दिया गया। आगे है, तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उसके बाद उसने दो और भूमिगत संगठनों की क्या की, स्थापना की। पहला था मोर्सई में यंग इटली, ठीक है, मोर्सई जगह का नाम है, उस जगह पर उसने यंग इटली नामक जो भूमिगत संगठन है उसकी स्थापना की। दूसरा बर्न, बर्न में यंग यूरोप, जिसे जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बताया कि इन संगठनों में जो ज्यादातर हिस्सा रखते थे, ठीक है, वो थे जो अलग अलग देश जैसे इटली, जर्मन और जो पोलैंड, फ्रांस के जो ऐसे युवा जिनके विचारों में समानता थी, ठीक है, जो एक ही तरह की सोच विचार रखते थे, वो इन संगठनों के क्या बने, सदस्य बने। आगे है, मैथिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। मैथिनी सोचता था कि अगर ईश्वर की जो मर्जी है, ठीक है, वो किस में है, राष्ट्र बनाने में ही मर्जी है, क्योंकि ईश्वर के अनुसार मनुष्य राष्ट्र में ही क्या है, अपना वर्चस्व रखता है, ठीक है। आगे देखो, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। इसलिए जो क्या है, मैंने बताया ना आपको पहले की वीडियो क्लास में भी कि इटली अपने आप में शुरू में एक पूर्ण राष्ट्र नहीं था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इस यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों में के पाबंदों में नहीं रह सकता था, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यानी कि उन छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण करना था, यानी कि एक, ठीक है, एकीकृत गणतंत्र, यानी जिसमें लोग हों और उनके सभी के समान अधिकार हो, ठीक है। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था, यानी कि इसी एकीकरण से लोगों को इकट्ठा होने से, ठीक है, जो मुक्ति है इटली की वो हो सकती थी, ठीक है, किसी राजशाही तंत्र से। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। यानी कि ये जो मॉडल तैयार किया था किसने, जुसेपे मैत्सिनी ने, ठीक है, इसी के देखा देखी, ठीक है, जो दूसरे देश थे उन्होंने भी क्या कायम कर दिए, गुप्त संगठन, किसके जैसे, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप के जैसे, ठीक है। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सौपन से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। यानी कि जब मैत्सिनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक यानी कि प्रजा के द्वारा बनाया गया गणतंत्र, ठीक है, कि अपने सौपन से, यानी कि ऐसा सौपन जो लेता था, सोचता था कि प्रजा का ही राज हो, प्रजा के द्वारा ही वो देश वो नियंत्रित हो, ठीक है। तो इस सौपन के साथ उसने जो रूढ़िवादियों को हरा दिया, ठीक है। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैटरनिक कौन था, मैंने अभी भी बताया, ये ऑस्ट्रिया का क्या था, राज्यपाल था, गवर्नर था, ठीक है। जिस समय वियना मीटिंग हुई, वियना कांग्रेस हुई, उसके जो अध्यक्षता है किसने की थी, मैटरनिक ने ही की थी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे लेसन को। देखो ये दिखा रखा है एक चित्र जिसपे मैथिनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना, ठीक है। यहाँ पर कुछ कागजों पर साइन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, क्रांतियों का युग, ठीक है। अब जो युग है, यानी कि जिस युग की बात होगी यहाँ पर इस पोर्शन में, इस सेक्शन में, वो होगी 1830 से 1848, ठीक है। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। यानी कि अब जो रूढ़िवादी क्या थे, वो अपनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे, किन से, किनके खिलाफ मजबूत करना चाहते थे, क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के खिलाफ, ठीक है, ताकि उनकी व्यवस्था को वो हिला न सके, ठीक है। लेकिन यूरोप के जो अनेक क्षेत्र थे उनमें जो उदारवाद और जो राष्ट्रवाद वाले लोग थे उन्होंने इसे क्रांति की भांति जोड़कर देखा कि जो रूढ़िवादी हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, टकराव चाहते हैं, ठीक है। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जहां पर
जो राष्ट्रवाद की क्रांति जो यूरोप के अन्य क्षेत्रों में जिसे क्या देखा गया, उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति के बाद ही जोड़कर देखा गया, इन क्षेत्रों में इसको देखा गया। ठीक है, तो मैप में आपको पता होना चाहिए इटली, जर्मनी, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की के आसपास, ठीक है। वैसे तो जो ओटोमन साम्राज्य का जो प्रारंभिक समय था बहुत ही विशाल था ये साम्राज्य, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सिमट कर रह गया था। ठीक है, तुर्की के आसपास इसका वजूद रह गया था। ठीक है, आयरलैंड ये ब्रिटेन के एक आइलैंड ही है, ठीक है, ब्रिटेन का हिस्सा है। और पोलैंड एक देश है यूरोप का। ठीक है, तो इसके कुछ क्षेत्र थे। आपको मैप, आप जब तक मैप नहीं करोगे अच्छे से कवर, तब तक आपको लेसन समझ में आना मुश्किल है। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। ठीक है, यानी कि जो क्रांतियां हुई, ठीक है, किसके खिलाफ, रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ। तो उसके जो नेतृत्व थे, उसके जो नेता थे वो कौन थे, जो शिक्षित थे और मध्य वर्ग के लोग थे। ठीक है, इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। आगे है, प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ 1830 में। ठीक है, जुलाई 1830 में बुर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल कर दिया गया था, अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। यानी कि मैंने बताया था आपको 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसके बाद वहां पर जो राजतंत्र वो खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से नेपोलियन वहां का जनरल बना और नेपोलियन ने मोनार्की कायम कर दी, यानी कि एक ही व्यक्ति का तीन सारी शक्ति आ गई थी। ठीक है, और उसके बाद जब 1815 में नेपोलियन मारा गया, ठीक है, तब जो पुराना वंश था बुर्बो वंश, उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया था फ्रांस के अंदर। ठीक है, अब क्या किया, अब जो उदारवादी क्रांतिकारी थे उन्होंने बुर्बो वंश को उखाड़ फेंका, कब, 1830 के विद्रोह में। ठीक है, उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। अब उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र, देखो है तो अभी भी राजतंत्र ही, लेकिन उस राजतंत्र का एक संविधान है। ठीक है, संवैधानिक, ठीक है, नियम कानून है। पहले राजा की मनमर्जी होती थी, ठीक है, लेकिन अब एक संवैधानिक राजतंत्र वहां पर स्थापित कर दिया गया। अब उसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया, लुई फिलिप को। अब है, मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि जब फ्रांस में कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ गतिविधि होती है, तो उसके कारण पूरे यूरोप में गतिविधियां तेज या धीमी हो जाती हैं। ठीक है, जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया। अब उसके बाद जो फ्रांस में जब क्रांति हुई, उसके बाद ब्रुसेल्स, ठीक है, उसमें यानी कि आज के दिन बेल्जियम, ठीक है, वहां पर भी क्या हो गया, विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम था वो नीदरलैंड से अलग हो गया। अब आगे देखो, एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि एक ऐसी घटना भी थी जिसने पूरे यूरोप के जो शिक्षित लोग थे, ठीक है, उनके अंदर राष्ट्रीय राष्ट्रीय भावना को भड़का दिया या फिर तेज कर दिया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से इन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। मैंने बताया था ऑटोमन साम्राज्य बहुत ही बड़ा था अपने आप में। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आजादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। ठीक है, यानी कि जो यूरोप में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, ठीक है, उसकी प्रगति हो रही थी, और उससे जो यूनानियों का जो आजादी का संघर्ष था वो 1821 में प्रारंभ हो गया था। कौन, यूनानी। ठीक है, किससे आजादी चाहते थे, ऑटोमन साम्राज्य से। ठीक है, यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। इस फिगर में देखिए आप, ये है ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, जो ग्रीन है, ग्रीन कलर से शो कर रखा है, ये है आपका ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में ये और भी बहुत बड़ा था। ठीक है, ये मोरक्को, अल्जीरिया, स्पेन, ठीक है, ये जितना भी क्षेत्र था ये सारा ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन धीरे धीरे ये सिमट कर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तुर्की के आसपास रह गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो दिखा रखा है कि जो यूनान है, ग्रीस है, ठीक है,
ये ओटोमन साम्राज्य के अधीन दिखा रखा है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया जैसा कि। आगे देखते हैं हमारे लेसन में। आगे देखो, इसमें बोल रखा है जो यूनान के जो राष्ट्रवादी थे, जो निर्वासित कर दिए गए थे, बाहर निकाल दिए गए थे, ठीक है, उनको किसका साथ मिला? जो पश्चिमी यूरोप के जो लोग हैं उनका समर्थन मिला। और वो कौन लोग थे? जो यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। अब देखो, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। यानी कि उस समय जो कवि और जो कलाकार थे, उन्होंने यूनान को क्या बताया? यूरोपीय सभ्यता का पालना। ठीक है, और इससे लोगों में उसके प्रति क्या जो बढ़ने लगी, हमदर्दी बढ़ने लगी। ठीक है, जनमत जुटने लगा, यानी कि लोग इकट्ठा होने लगे किसके खिलाफ? मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ। ठीक है, जो ओटोमन साम्राज्य था वो एक मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, और अब यूनान ने किसके खिलाफ संघर्ष करने का फैसला कर लिया था? मुस्लिम साम्राज्य ओटोमन। ठीक है, अब आगे देखो, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि एक कवि थे, ठीक है, जिन्होंने यूनान की लड़ाई में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाम था लॉर्ड बायरन। ठीक है, उन्होंने धन भी इकट्ठा किया और बाद में धन इकट्ठा करने के पश्चात वो लड़ने भी गए। 1824 में उनकी मृत्यु हो गई, किससे? बुखार से। आगे देखो, अंततः 1832 में कुस्तुंतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। ठीक है, जो कुस्तुंतुनिया जगह है एक, ठीक है, वहां पर एक संधि हुई, समझौता हुआ ओटोमन साम्राज्य और यूनान के बीच, और उसके बाद उसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कब? 1832 में। ठीक है, आगे देखो, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। यानी कि जो राष्ट्रवाद है लोगों के अंदर, ठीक है, उसको बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ युद्धों के कारण और क्षेत्रीय विस्तार के कारण नहीं मिली। ठीक है, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। ठीक है, कि जो राष्ट्र का विचार रखते थे राष्ट्रवादी, कि एक राष्ट्र का निर्माण हो, साम्राज्यवाद खत्म हो। ठीक है, तो उस विचार के निर्माण में किसने एक अहम भूमिका निभाई? वहाँ की संस्कृति ने। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। ठीक है, आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, रूमानीवाद क्या था? आप यहाँ से समझो, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। ठीक है, यानी कि जो आपका रूमानीवाद था उसने किस चीज पर जोर दिया? ठीक है, तर्क वितर्क, यानी कि किसी से बात, यानी कि वाद विवाद करने, और विज्ञान की जो महिमा मंडन है उसकी आलोचना की कि विज्ञान जैसा कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनकी जगह किस चीज पर जोर दिया? भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ठीक है, जो ये क्या सोचते थे रोमानीवादी? ठीक है, ये सोचते थे कि एक सबकी साझी सामूहिक विरासत हो। ठीक है, सभी का एक साझा सांस्कृतिक अतीत हो। ठीक है, जिसे जब राष्ट्र बने उसका आधार बनाया जाए, लोगों को आगे बताया जाए, नई पीढ़ी को बताया जाए। ठीक है, आगे देखो, ये एक चित्र दिखा रखा है, चित्र। ठीक है, यूजीन डेलोक्रोवा द मैसेकर एट कियोक्स 1824। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति डेलाक्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र एक घटना को चित्रित करता है जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। मैंने अभी अभी बताया, जो आपको ओटोमन साम्राज्य था वो तुर्की के आसपास सिमट कर रह गया था, यानी कि उसके अंदर जो मेन थे वो कौन थे? मुख्य कौन थे? तुर्क थे। ठीक है, जब ये लड़ाई हुई थी, यानी कि जब यूनान अलग होना चाहता था ओटोमन साम्राज्य से, या फिर तुर्कों से हम बोल सकते हैं, तो उस समय 20,000 यूनानियों को मार डाला था। कहाँ? कियोस द्वीप पर। ठीक है, द्वीप का नाम है कियोस। डेलाक्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों को पीड़ा का केंद्र बिंदु बनाते हुए
चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। यानी कि इस चित्र में जो बातें दिखाई गई हैं वो इतनी भी सत्य नहीं है, इनको बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर युद्ध की भावना, किसके खिलाफ, ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है, क्रांति की भावना उत्पन्न हो, उसका विकास हो, ठीक है। और ये किसने बनाया था? यूजीन डेलाक्रोआ ने, और जो क्या था, एक रोमानी चित्रकार था, ठीक है। अब आगे देखो, जर्मन दार्शनिक योहान ग्रांटफील्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी, ठीक है, जो उसके आम लोग थे वहां के, उनके अंदर ही जो जर्मन संस्कृति वो थी। आगे है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है, कि यानी कि जो राष्ट्र की जो आत्मा है, ठीक है, राष्ट्र बनने के बाद, ठीक है, उसके अंदर के जो लोग हैं, ठीक है, वो किस तरह से उनके वो किस तरह से राष्ट्र को आगे चलाएंगे, ठीक है, और जो राष्ट्र की जो महिमा का जो बखान करेंगे वो कहाँ पर रचता बसता है, ठीक है, वो रचता बसता है कहाँ पर, उसकी जो सच्ची आत्मा है, ठीक है, कहाँ, लोकगीतों में, जनकाव्यों में और लोक नृत्यों में, ठीक है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की प्रयोजन के लिए आवश्यक था। यानी कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो जो लोक संस्कृति है, ठीक है, उनको इकट्ठा करके और अंकित करके रखा जाना चाहिए, ताकि जब राष्ट्र का निर्माण हो तब इनका उपयोग किया जाए, ठीक है। आगे देखो, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, ठीक है। यानी कि जो प्राचीन जो बोली होती थी उन पर बल देना, ठीक है, और जो लोक साहित्य होता था उसको एकत्रित करने का उद्देश्य ये नहीं था कि जो पुरानी राष्ट्रीय भावनाएं हैं उनको वापस लाया जाए, बल्कि ये था कि जो आज जो राष्ट्रीयता का जो संदेश है, यानी कि राष्ट्र बनाने का जो संदेश है, वो लोगों तक पहुंच सके, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे, ठीक है, यानी कि उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना था जो पढ़े लिखे नहीं थे। यह खास तौर पर पोलैंड में लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत तक रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यानी कि जब पोलैंड एक राज्य था, ठीक है, उसको बांट लिया था किस किसी ने आपस में, रूस ने, उसके 3 टुकड़े कर दिए थे, कुछ हिस्सा रूस के हिस्से, कुछ हिस्सा प्रशा के हिस्से और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के हिस्से आया था, ठीक है। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। यानी कि अब पोलैंड वैसे तो स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि अब इसे 3 हिस्सों में बांट लिया गया था, लेकिन इसके अंदर के जो लोग थे, ठीक है, वो जो संगीत जो जानते थे, भाषा वो जानते थे, ठीक है, उसके जरिए राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर जीवित रही, ठीक है। मसलन कैरोन कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने अपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलनेस और माजोर्का जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। यानी कि अब क्या किया, जो लोग, जो वहाँ के जो लोक गायक थे, जैसे मसलन और जो कैरोल कुर्पिस्की, ठीक है, उसने क्या किया, ओपेरा, ठीक है, एक तरीका से संगीत गायन का एक तरीका होता है, ठीक है, उस संगीत के माध्यम से गुणगान किया, ठीक है। और जो पोलनेस और माजोर्का जैसे लोग थे, उन्होंने लोक नृत्यों को क्या बना दिया, राष्ट्र का प्रतीक बना दिया, कि ये जो लोक नृत्य है ये हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, ठीक है। आगे देखो, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। अब मैंने बताया था, जो पोलैंड है, पोलैंड के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, पोलिश, ठीक है। तो पोलिश जब उसको 3 भागों में बांट दिया गया पोलैंड को, तो जो वहाँ के स्कूल थे, ठीक है, वहाँ पर पोलिश भाषा को हटा दिया गया, ठीक है, जोर जबरदस्ती से हटा दिया गया, उसकी जगह रूसी भाषा को लगा दिया गया, जबरन ला दिया गया, ठीक है। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया, ठीक है, सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ हथियारबद्ध एक विद्रोह हुआ, ठीक है, किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ। वो किसने किया, पोलैंड के निवासियों ने, ठीक है। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। यानी कि जो सदस्य थे, किसके सदस्य, जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, रूस के खिलाफ, उस विद्रोह के जो सदस्य थे, उन्होंने राष्ट्रवादी विरोध के लिए क्या, किसको हथियार बनाया, भाषा को विद्रोह बनाया। उन्होंने मुद्दा बनाया कि ये हमसे हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, वो सब कुछ छीनना चाहते हैं, ठीक है, इस पर हमारे लोगों का अधिकार है। यानी कि लोगों को एक साथ लेकर आने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबद्ध कर दिया, ठीक है।
चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिस का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, यानी कि जो चर्च का जो आयोजन, ठीक है, चर्च में जो सुबह-सुबह प्रेयर वगैरह होती है, ठीक है, और जितने भी जो धार्मिक शिक्षा थी, उसमें पोलिस का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। पादरी और बिशप यानी कि पुजारियों की तरह होते हैं, ठीक है, जो चर्च में अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो इसलिए इनको विरोधी माना गया। ठीक है, यानी कि रूस का विरोधी माना गया और इन्हें जेलों में डाल दिया गया। अब रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया रूस का ही एक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी। अब जो पोलिश भाषा है यानी पोलैंड की जो भाषा थी, उसको रूस के विरुद्ध एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, आगे है भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। ठीक है, 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। ठीक है, ये महाद्वीप समझ रहे हो, यानी कि जो इंग्लैंड है वो एक आइलैंड है। ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये किसका हिस्सा है? यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि ये यूरोप से थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देता है। दिखा देते हैं मैप के माध्यम से आपको। ये देखिए इस मानचित्र में ये आपका पूरा यूरोप है। ठीक है, लेकिन ये देखो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ठीक है, ये एक द्वीप देश है जो कि थोड़ा सा, वैसे तो अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? यूरोप के ही अंतर्गत ये आता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया है कि जो यहाँ पर जो औद्योगिकरण था वो थोड़ा सा ऊंचा था, ज्यादा हो गया था किसके कंपैरिजन में? पूरे महाद्वीप के कंपैरिजन में, जो अलग बच गया महाद्वीप उससे, उसके अपेक्षा। ठीक है, अब आगे देखो, महाद्वीप को यानी कि यूरोप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यानी कि जो यूरोप है, बाकी का यूरोप, इंग्लैंड को छोड़ के, ब्रिटेन को छोड़ के, ठीक है, जो बाकी का यूरोप था वहां पर तो एक कपड़ा उद्योग था वो घरों में और छोटे कारखानों में ही पनपता था। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही कम रूप से, मतलब बहुत ही कम मशीनों के ऊपर काम होता था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। यानी कि जो यूरोप के वे स्थान जहाँ पर कुलीन वर्ग यानी कि जो बड़े, ठीक है, अपने आप को बड़े मानते थे, ठीक है, तो वो अभी वहां पर सत्ता में थे। और जो कृषक थे यानी कि जो खेती बाड़ी वाले लोग थे, वो सामंतों के नीचे, शुल्कों के नीचे, करों के नीचे दबे हुए थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। ठीक है, देखो यह है कृषक विद्रोह 1848 में जो हुआ। ठीक है, आगे देखो 1848 में एक ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। ठीक है, मैंने बताया था आपको पेरिस कहाँ है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के अंदर पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, जो 1848 है वहां पर ऐसा ही हुआ कि लोगों को खाने के भी वांदे हो गए थे। ठीक है, और जो वहां का जो लुई फिलिप था, जो राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया था, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन था? लुई फिलिप था। ठीक है, अब उसको भगा दिया गया। अब है राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी। यानी कि अब ये गणतंत्र बन चुका था। ठीक है, अब ये संवैधानिक राजतंत्र नहीं था। कौन? फ्रांस। अब ये एक गणतंत्र बन चुका था, लोगों की सरकार बन चुकी थी। और नेशनल असेंबली ने घोषणा कर दी कि 21 वर्ष से जितने भी ऊपर के वयस्क पुरुष हैं
सभी को मत देने का अधिकार दिया जाएगा और काम करने की जो गारंटी है वो भी दी जाएगी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, यानी कि जो सरकारी कारखाने हैं वो स्थापित किए गए ताकि रोजगार बढ़ सके। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की। देखो ये बताया है कि ये जो फ्रांस में जो 1848 में जो विरोध हुआ था, ठीक है, बेरोजगारी के को लेके, ठीक है, जो कृषकों ने किया था, ठीक है, तो इसने बताया कि 1845 में भी, ठीक है, जो सिलेसिया जगह है वहां पर बुनकरों ने, ठीक है, जो बुनाई का काम करते थे उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो जो ठेकेदार थे उनसे कच्चा माल लेते थे, ठीक है, और कच्चा माल लेके कपड़े बना लेते थे, लेकिन उन्हें कच्चे माल के जो पैसे है, जो दाम है, उसकी अदायगी बहुत ही कम की जाती थी, ठीक है। अब देखो जो पत्रकार विल्हेम वोल्फ है उन्होंने सिलेसिया के एक गांव की घटना को किस प्रकार बयान किया है। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। गांव के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर सॉरी काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदार ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं, ठीक है। आगे देखो, 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादातर जो ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, यानी कि उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए थे कच्चे माल के लिए। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। किनको दी गई? बुनकरों को। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें, यानी कि बहुमूल्य चीजें तोड़ दी गई। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। वह 24 घंटे के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से वापस लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई, ठीक है। तो आज का जो लेसन है हम यहीं तक रीड करेंगे। बाकी की जो वीडियो क्लास है हम रेगुलर लेके आते रहेंगे, जैसे कल परसों, ठीक है। आपको अगर इसके अंदर कुछ दिक्कत है तो आप स्कूल में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।